नमस्कार। सुबह के 7 बजने वाले इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में अब बाजार अलग अलग दिनों के हिसाब से खुलेंगे। ऑड इवन के तहत दुकानें खुलेंगी। ग्रामीण और नगर पालिकाओं में कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके सभी दुकानें खोली जा सकती हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि शहरों में साप्ताहिक बाजारों को खोलने की इजाजत नहीं होगी। सब्जियां सुबह 8 से शाम 6 बजे तक बेची जा सकेंगी। होम डिलीवरी की अनुमति के साथ रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें खोली जाएंगी। मिठाई की दुकानों में सिर्फ बिक्री होगी, ग्राहकों के बैठने की मनाही है। दुकानदारों को भी मास्क पहनना जरूरी होगा। स्ट्रीट वेंडर और पटरी व्यवसायी अपना काम एहतियातों के साथ शुरू कर सकते हैं। लॉकडाउन 4 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर औद्योगिक इकाइयों की अगर बात करें तो वो शर्तों के साथ चलती रहेंगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही बंद रहेगी। 4 पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठ सकते हैं। 2 बच्चों को बैठने की अनुमति है। प्रदेश में यात्री वाहनों को चलाने की अभी अनुमति नहीं है। इंटरस्टेट बसों को लेकर राज्यों के साथ सहमति के आधार पर बसें और यात्री वाहनों के लिए अभी अनुमति नहीं है। इसके लिए अलग से आदेश जारी होगा। नोएडा, गाजियाबाद में दिल्ली के हॉटस्पॉट एरिया के लोगों के अलावा अन्य लोगों के आने जाने की छूट होगी। उत्तर प्रदेश में शादियां भी होंगी। सरकार ने बारात घर खोलने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन शादी में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें अलग प्रावधान यहां पर किए गए हैं। इन गाइडलाइंस के अनुसार क्या कुछ चीजें हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बाजार खुलेंगे। सभी दुकानदारों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ऑड इवन फॉर्मूला यहां पर दुकानों को लेकर के सरकार लेकर आई है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक फल और सब्जियों की दुकानें खुलेंगी। और रेस्टोरेंट्स खुलेंगे। ऑनलाइन डिलीवरी हो सकती है। रेस्टोरेंट से आपको बता दें कि मिठाई की दुकानें खोलने की अनुमति यहां पर सरकार ने दे दी है। सैलून और स्पा खोलने को लेकर स्पष्ट आदेश नहीं है। सैलून और स्पा को लेकर के बारात घर को सिर्फ 20 लोगों के लिए खोला जाएगा, यानी कि शादियां भी होंगी लेकिन उसमें सिर्फ 20 लोग ही शामिल होंगे। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अजीत सिंह हमारे संवाददाता सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत, सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें ऑड इवन फॉर्मूला लेकर के सरकार इस बार सामने आई है। देखिए, बिल्कुल अनुपम, इस बार पूरी तैयारी से सरकार सामने आई और सरकार की तरफ से साफ तौर से जो गाइडलाइन गई है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो जो दुकानें भी खुलेंगी वो रोस्टर के अनुसार खुलेंगी, यानी ऑड इवन की तरीके से खुलेंगी। और सुबह 7 से शाम 7 बजे तक की जो आवागमन है वो चालू रहेगा, बाकी पूरी तरह से बंद रहेगा। इसके साथ ही जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो भी शर्तों के साथ चलेंगी। जो स्ट्रीट वेंडर हैं, पटरी व्यवसायी हैं, वो भी अपना काम एहतियात के साथ शुरू कर सकते हैं। और जो निजी अस्पताल और नर्सिंग होम है वो भी अनुमति के साथ अब ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही कई बातें जो महत्वपूर्ण कही लोगों के लिए जरूरी है अनुपम, उसमें 4 पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ बच्चे हैं तो 2 बच्चों को भी साथ में बैठने की अनुमति होगी। और विशेष बात की नोएडा और गाजियाबाद में जो दिल्ली के हॉट स्पॉट वाले एरिया के लोगों के अलावा जो अन्य लोग हैं उनको भी आने जाने की कुछ शर्तों के साथ छूट होगी। और रेस्टोरेंट की जो होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है, साथ ही मिठाई की जो दुकानें हैं वो खोली जाएंगी, लेकिन शर्त ये भी सरकार ने लगाई है कि मिठाई की दुकानों पर सिर्फ बिक्री होगी, बैठकर कोई नहीं वहां खा सकता। साथ ही ग्रामीण और नगर पालिकाओं में जो कंटेनमेंट जोन है तो छोड़कर वहां की सभी दुकानें खोली जा सकती हैं। बारात घर, यानी अगर आपको शादी समारोह करना है तो उसमें भी अनुमति मिलेगी, लेकिन 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। तो कई सारे जो गाइडलाइंस है उसमें ऑड इवन का फार्मूला लेकर सरकार आई है। और अब चूंकि ये आदेश एडवाइजरी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया, तो अब सभी जिलाधिकारियों की तरफ से इसी गाइडलाइन के अनुसार अपने अपने जिले की एक अलग से आदेश जारी किए जाएंगे और ये दुकानें खोली जाएंगी। तो बड़ा 6 पन्ने का जो आदेश मुख्य सचिव की तरफ से जारी किया गया मुख्यमंत्री के निर्देश पर, में एक एक चीजों को साफ तौर पर किया गया है। अगर राज्यों के साथ सहमति है तो बसें चलेंगी और उसके लिए आदेश आगे अलग से जारी किया जाएगा। इसके अलावा जो बाजार खोले जाएंगे वो अलग अलग दिनों के हिसाब से खोले जाएंगे। मान लीजिए अगर आज इलेक्ट्रिक की दुकान खुली है तो कल दूसरी दुकानें खुलेंगी, दूसरे स्टोर्स खोले जाएंगे। तो पूरी प्री प्लानिंग के तहत जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी उसके अनुसार अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक गाइडलाइन अनुपम जारी हुई है। साथ ही जो विभाग है, विभागाध्यक्षों की, मंत्रियों से सबसे मुख्यमंत्री। बिल्कुल अजीत, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अजीत सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से अपडेट दे रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनका इंप्लीमेंटेशन आज से ही शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बेबस मजदूरों पर आरोपों का महाभारत जारी है।
कांग्रेस ने मजदूरों की घर वापसी के लिए 1000 बस चलाने का प्रस्ताव दिया तो योगी सरकार ने बिना किसी देरी के प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया। लेकिन मायावती ने कांग्रेस के प्रस्ताव पर कटाक्ष कर कहानी में ट्विस्ट ला दिया। इस रिपोर्ट को देखिए। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए बसों का इंतजाम कराना अब यूपी की सियासत में बड़ा मुद्दा बन गया है। मजदूरों पर सियासत कर जहां कांग्रेस ने पूरे मामले को हवा देकर नए मोड़ पर ला दिया, वहीं योगी सरकार ने कांग्रेस की गेंद खुद कांग्रेस के ही पाले में फेंक दी। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने 1000 बसों को लेकर योगी सरकार से इजाजत मांगी थी, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया था। यही नहीं, राजस्थान यूपी बॉर्डर पर करीब 500 बसें भी राजस्थान सरकार की ओर से भेज दी गई। प्रियंका की अपील के बाद योगी सरकार ने प्रदेश में उन सभी बसों की सूची और डिटेल मांगी है। योगी सरकार की तरफ से प्रियंका गांधी को पत्र लिखकर बसों के नंबर और ड्राइवर कंडक्टर की डिटेल मांगी गई। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी से 4 सवाल भी पूछे। पहला सवाल, अगर आपके पास 1000 बसें थी तो राजस्थान और महाराष्ट्र से ट्रकों में भरकर श्रमिकों को क्यों भेजा गया? दूसरा सवाल, औरैया के दर्दनाक सड़क हादसे से पूरा देश आहत है। एक ट्रक पंजाब से और दूसरा राजस्थान से आ रहा था। क्या प्रियंका गांधी हादसे की जिम्मेदारी लेंगी? तीसरा सवाल, अगर उनके पास 1000 बसें हैं तो अब तक बसों की सूची उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई? चौथा सवाल, प्रियंका गांधी बाकी साथियों को भी सुरक्षित भेजने का इंतजाम कांग्रेस शासित राज्यों से क्यों नहीं करा रही? ऐसे समय पर कांग्रेस केवल और केवल घटिया और ओछी और घिनौनी राजनीति कर रही है। कह रही है हमारे पास बस हैं। अरे हम उनसे पूछना चाहते हैं, कांग्रेस के लोगों से, प्रियंका वाड्रा से भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है कि कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, जहां से श्रमिकों ने पलायन करना प्रारंभ किया, वहां से उनकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? यूपी सरकार के पत्र के बाद कांग्रेस ने भी योगी सरकार की ओर से मांगी गई सूची जारी कर दी। कांग्रेस ने 1000 बसों के नंबर दे दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने बसों की सूची दिखाते हुए कहा कि उनके पास सभी बसों की डिटेल है जो सरकार को देने जा रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि हमें बसों का वो नाम और नंबर चाहिए ताकि अनुमति दे सके, हम आपके सामने एक कहना चाहते हैं, ये हमारे पास बसों की लिस्ट है, आप अनुमति दीजिए। 3 दिन से हम आपसे मांग कर रहे हैं, 3 दिन से मिलने के लिए आपके पास समय नहीं है। आप एसी में बैठकर क्या जानेंगे उन गरीब मजलूमों का हाल जो लोग पैदल यात्रा करने पर, भूखे नंगे पैर चलने पर विवश हैं। वही दूसरी ओर मायावती ने भी प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि बेहतर होगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी 1000 बसें यूपी भेजने के बजाय पहले उन्हें पंजाब और चंडीगढ़ भेज दे, जिससे वो पीड़ित मजदूर यमुना नदी में अपनी जान जोखिम में डालने के बजाय सड़क के जरिए सुरक्षित यूपी पहुंच सके। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पैदल घर पहुंचने के लिए वाहनों में विवश होकर चलने पर मजबूर व हादसों में अपनी जान गंवा रहे प्रवासी मजदूरों को सम्मान और सुरक्षा के साथ घर पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार को 10,000 सरकारी बसों को तत्काल चलाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार गरीब मजदूरों के लिए नहीं है। गरीब मजदूर बेचारा पैदल हजारों किलोमीटर चल के आ रहा है, भूखा है, प्यासा है, उसके पानी तक उसको पीने को नहीं मिला है। जब वो यूपी के बॉर्डर पे आता है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे डंडे से पीटती है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे बेचारों को रोक लेती है। हालांकि इन तमाम बयानों और दावों के बीच मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी सामने आए और उन्होंने विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस, सपा या अन्य राजनीतिक दल, इसमें भी राजनीति करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। तो इस नकारात्मक राजनीति का मुझे लगता है कि जवाब जनता 2019 में दे चुकी है, 2017 में उत्तर प्रदेश में दे चुकी है, 2014 में देश की जनता दे चुकी है। खैर, एक तरफ मजदूरों की मार्मिक तस्वीरें और दूसरी तरफ नेताओं में क्रेडिट लेने की होड़। देखना होगा कि मजदूरों को लेकर जारी ये सियासत आखिर कब थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र के जवाब में प्रियंका गांधी की ओर से अगला पत्र जारी किया गया है। मजदूरों के मुद्दे पर राजनीति कर रही यूपी सरकार। हमारी 500 बसें गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर खड़ी हैं। बसों को लखनऊ बुलवाना राजनीति है। बसों को लखनऊ बुलवाना अमानवीयता और गरीब विरोधी मानसिकता है। देर रात 2:10 पर ईमेल से जवाब दिया गया। प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने अवनीश अवस्थी को जवाब भेजा। तो यहां पर बसों को लखनऊ बुलाना
कांग्रेस पार्टी यहां पर सरकार पर हमलावर है, मजदूरों पर राजनीति कर रही है यूपी सरकार के आरोप कांग्रेस पार्टी ने यहां पर लगाया है। हमारी 500 बसें गाजियाबाद नोएडा में खड़ी हुई हैं, उनको लेकर के उन्होंने बात कही कि बसों को लखनऊ बुलवाना राजनीति है। प्रियंका गांधी की ओर से यह अगला पत्र उत्तर प्रदेश की सरकार को लिखा गया है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त आगरा से, जहां पर जिला जेल के 3 नए कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला जेल के अब तक 4 बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। जिला जेल में एक पॉजिटिव की मौत भी हो चुकी है। सेंट्रल जेल के बाद अब जिला जेल में फैला कोरोना। जेल के भीतर हड़कंप मचा हुआ है, 100 से ज्यादा क्वारंटाइन किए गए हैं। जिला जेल के 3 कैदियों को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। जिला जेल में एक पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। सेंट्रल जेल के बाद अब जिला जेल में भी कोरोना फैला है। बातचीत करने के लिए आगरा से हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर है। हिमांशु, क्या अपडेट है? जी, सेंट्रल जेल में एक कैदी की मौत हुई थी, उसके बाद 10 कैदी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद जिला जेल के एक कैदी की तबीयत बिगड़ी थी, माता दीन नाम उसका था और देहात क्षेत्र का था, 90 साल उसकी उम्र थी। उसकी मौत हो गई थी और रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव थी। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मचा था और जेल में 13 लोगों के नमूने लिए गए थे और 13 लोगों के सैंपल की जब जांच होकर के रिपोर्ट आई है तो 3 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब एक तरह से जिला जेल में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 4 हो गई, हालांकि एक की मौत हो चुकी है उसमें। तो इस घटना के बाद सेंट्रल जेल के साथ साथ जिला जेल में भी हड़कंप मच गया है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, जब जिला जेल में सेंट्रल जेल में मुलाकातें बंद हैं तो इसके बावजूद आखिर कोरोना कैरियर बना कौन? निश्चित रूप से इसमें डॉक्टरों की, स्टाफ की, सबकी सैंपलिंग की जा रही है और 100 से ज्यादा लोग क्वारंटीन कर दिए गए हैं जिला जेल के और अफरा तफरी का माहौल है, हड़कंप मचा हुआ है और जांचें हो रही हैं। आज भी सैंपल तमाम लोगों के लिए जाएंगे। और इसके अलावा एक बात और बता दे रहे हैं कि जो गाइडलाइन जारी हुई है सरकार की, वह गाइडलाइन आगरा में नहीं लागू होगी। डीएम ने अभी न्यूज 18 को बताया कि जो नई व्यवस्था के तहत आगा बिल्कुल हिमांशु, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हिमांशु बता रहा है कि नई गाइडलाइंस आगरा में लागू नहीं होंगी। जिला जेल के 3 कैदियों को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है। बड़ी खबर बस्ती से आ रही है। जिले में कोरोना से दूसरी मौत। महाराष्ट्र से लौटे 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। 13 मई को श्रमिक ट्रेन से बस्ती पहुंचा था मृतक। 16 मई को जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। 18 मई को जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। ट्रेन के कोच में और बस में सफर करने वाले 35 लोग हाई रिस्क पे हैं। तो बस्ती में कोरोना से जिले में दूसरी मौत हुई है। 16 मई को जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। 18 मई को जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इधर बस्ती से ही खबर, महाराष्ट्र से आए 2 श्रमिकों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जनपद में अब तक 54 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 25 श्रमिक अब भी कोरोना से पीड़ित हैं। 28 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से एक युवक की मौत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी गई है। इसके बाद केंद्रीय एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि डेट शीट घोषित कर दी गई है और छात्रों के पास तैयारी का पर्याप्त समय है। निडर होकर छात्र परीक्षा दें। मैं को अच्छी तैयारी करिए और निश्चित मेरी शुभकामना कि आपने बहुत अच्छी तरीके से किया। मुझे बहुत खुशी होती, मैं लगातार आपको संपर्क कर रहा हूं, मैं अभिभावकों से संपर्क कर रहा हूं, मैं आदरणीय अध्यापक गण से संपर्क कर रहा हूं, मैं आप लोगों से सीधे बातचीत कर रहा हूं और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग कैसे करके अपने समय को भी बचा रहे हैं और आपने इस वर्ष को भी, वो वर्ष खराब न जाए, उस वर्ष को भी हमने बचाना है और इसका मुकाबला करना है। मेरी एक बार फिर शुभकामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ अम्फान तूफान को लेकर बैठक की। देश के अलग अलग हिस्सों में इस तूफान का क्या असर हो सकता है, इस पर बातचीत हुई है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने बताया कि साइक्लोन अम्फान सुपर साइक्लोन है और 1999 के बाद यह दूसरा मौका है जब सुपर साइक्लोन आ रहा है और इससे निपटने की तैयारी भी इसी तरह से करनी होगी। साइक्लोन अम्फन एक डेवलपिंग सिचुएशन है। आज जो तड़के आईएमडी ने अपनी प्रेडिक्शन दी है
उस प्रेडिक्शन के आलोक में ये कहा जा सकता है कि 1999 के बाद जो उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था, जो कि 250 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की हवा चली थी, उसके अनुरूप यह एक सुपर साइक्लोन का रूप धारण कर चुका है। और आप ये कह सकते हैं कि 99 के बाद ये दूसरा सुपर साइक्लोन आ रहा है। ये इसलिए कहना ज़रूरी है क्योंकि सुपर साइक्लोन के अनुरूप तैयारी करनी होगी। लॉकडाउन 4 में उत्तर प्रदेश बीजेपी ऑफिस में चहल पहल काफी बढ़ गई है। कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी अब सैनिटाइजिंग टनल से गुजरकर ऑफिस पहुंच रहे हैं। कैसा है बीजेपी का सैनिटाइजिंग टनल, जायजा लिया हमारी संवाददाता रंजना ने। लॉकडाउन 4 में बीजेपी कार्यालय में भी एक्टिविटी हम कहेंगे बढ़ गई है, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा के तमाम उपाय किए गए हैं। खुद महामंत्री संगठन भी बिना हाथ सैनिटाइज किए हुए अंदर नहीं जाते हैं। अभी उन्होंने अपना हाथ सैनिटाइज किया है। सर, क्या क्या इंतजाम किए हैं? हम लोगों ने जो भी कार्यकर्ता यहाँ रोजाना काम करने के लिए आते हैं उसमें एक सैनिटाइज की व्यवस्था की है। तो ये सेंसर लगा हुआ सैनिटाइजर है, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता। नीचे हाथ करेंगे तो सैनिटाइज होते हैं। नीचे पूरा एक टनल लगाई है, उसमें आप अपने आप को सैनिटाइज कर सकते हैं। मास्क की व्यवस्था भी हमने एक वेंडिंग मशीन लगाई है, उससे आप अपना रोजाना नया मास्क ले सकते हैं। ऐसे कई और थर्मल स्कैनर भी हमने यहाँ पर रखा है कि हर व्यक्ति अब आकर अपना टेम्परेचर देख सकता है। तो ऐसे कई प्रकार की व्यवस्थाएं सुरक्षा की दृष्टि से की हैं। मतलब संगठन का काम भी सुचारू रूप से चलता रहे। संगठन की एक दिन भी आपका काम नहीं रुका बीजेपी कार्यालय में? जो कार्यकर्ता कार्यालय में यहाँ स्थायी रहते हैं उनके माध्यम से लॉकडाउन में हमने डिजिटल जितना भी काम कर सकते थे, ऑडियो ब्रिज का, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काम किया है। महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र के झांसी मिर्जापुर हाईवे पर मजदूरों को लेकर जा रहा डीसीएम दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भीषण सड़क हादसे में 3 महिला मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हादसा टायर ब्लास्ट होने की वजह से हुआ है। डीसीएम में कुल 23 मजदूर सवार थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी मजदूर महोबा और हमीरपुर जिले के रहने वाले हैं। बाकी 6 लोग घायल हैं, उनका उपचार झांसी में और महोबा में किया जा रहा है। बाकी लोगों की हालत खतरे से बाहर है। सर, ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये महोबा के रहने वाले थे और महोबा में। स्वागत है। ब्रेक के बाद डीसीएम में बैठकर जा रहे 54 नेपाली मजदूरों को फर्रुखाबाद पुलिस ने देर रात पकड़ लिया है। सभी नेपाली मजदूर मुंबई से नेपाल जा रहे थे। उत्तराखंड नंबर प्लेट के ट्रक को पुलिस ने रोका तो ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने सभी नेपाली मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया है। नेपाली मजदूरों ने बताया कि सभी 3-3 हजार रुपए देकर ट्रक से नेपाल जाने की कोशिश कर रहे थे। इन सभी को नेपाल बॉर्डर के गौरीफंटा तक जाना था, लेकिन पुलिस ने फर्रुखाबाद में ही इन्हें पकड़ लिया। तो 54 नेपाली मजदूरों को यहां पर पुलिस ने पकड़ा है। उत्तराखंड नंबर प्लेट के ट्रक में ये लोग सवार थे। 54 नेपाली मजदूरों को फिलहाल क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। पुलिस ने नेपाली मजदूरों को यहां पर पकड़ा। ये नेपाल जाने की फिराक में थे। 3-3 हजार रुपए आपको बता दें कि इन्होंने पे किए थे ट्रक के ड्राइवर को। मैं भी वही इनके साथ सब साथ में ही गौरीफंटा नेपाल ही जाएंगे सर। मुंबई से आपको क्यों वहाँ से पलायन करना पड़ा? पलायन सर क्या था, उसकी दिक्कत क्या थी, किसका होटल बंद हो गया, सबका ही बंद है ऐसे तो उसमें किसी का पगार मिला नहीं। मार्च, अप्रैल, मई 3 महीना हो गया, इसका पगार दिया नहीं, मतलब किसका फरवरी का भी नहीं दिया है। तो उसमें क्या है, भाड़ा भी देना पड़ रहा है हमको, रूम पे रह रहे सब। किसको खाना दे रहा था होटल से, ऐसे नहीं। अभी क्या दिक्कत ऐसे आ रही कि कोई ये लोग कर्जा मांगने ले परेशान हो गए ये लोग। फतेहपुर के चौक इलाके में एक महिला और युवक दूसरे शख्स को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सड़क पर लोग भी खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी ने भी बचाव नहीं किया। अब पुलिस इस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। युवक की पिटाई का वीडियो किस तरीके से वायरल हो रहा है। महिला और युवक वहां पर पिटाई कर रहे हैं, हाथों में डंडे लेकर के वहां पर पिटाई की जा रही है। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की बात कह रही है। बीच सड़क पर किस तरीके से लाठी लेकर के यहां पर ये पिटाई की गई, ये दृश्य आपकी स्क्रीन पर। और आइए अब चलते हैं कोरोना कंट्रोल रूम।
मैं जोधपुर से यशस्वी बोल रही हूँ और मेरा सवाल है कि कोरोना वायरस के चलते डर बना रहता है और मानसिक तनाव की स्थिति पैदा हो रही है और अब हम इस स्थिति से कैसे निपटें? मैं सुशील भारद्वाज डभरा छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर साहब, कोरोना मरीजों की संख्या लाख पहुंचने वाली है। मन अशांत हो जाता है, कहीं ये बीमारी हमें भी ना हो जाए, कृपया उपाय बताएं। मैं तरुण जैन, जिला जसपुर छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर साहब, आपसे एक मेरा सवाल है। मैं स्वस्थ हूँ लेकिन मेरे मन में एक डर है जो कोरोना को लेके हो गया। तो कोरोना को लेके एक भय है, उसके लिए मैं क्या करूँ? मैं आपसे कोई सुझाव चाहता हूँ। मेरा नाम टिकमांशु है और मैं रांची से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, कोरोना मरीजों की संख्या देश भर में 1 लाख तक पहुँचने वाली है। मन अशांत रहता है, डर ये लगा रहता है कि कहीं मुझे भी कोरोना हो जाए। देखिए, पूरे विश्व में जो ये पेंडेमिक आया हुआ है, हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम में से कोई भी इसके बारे में इस पहले नहीं जानता था। ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है, हमें कोई प्रिपरेशन नहीं है। सो स्वाभाविक है कि जब हमें अपने सेहत के बारे में, अपने परिवार की सेहत के बारे में, अपने बुजुर्ग, अपने बच्चों की सेहत के बारे में चिंता रहेगी तो तनाव स्वाभाविक है। ये भी स्वाभाविक है कि कल को हमारे जीवन पे इसका क्या असर होगा, जॉब पे, फाइनेंस पे क्या असर होगा, वो भी स्वाभाविक है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें नीलू के साथ। नमस्कार।